हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई है। इसमें 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने कोशिश की है कि हिंदी में लिखूँ क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है हिंदी में है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि हिंदी में ही बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। ये सबसे पहला भाग जो है शैक्षणिक नीतियाँ, आयोग और सिफारिश है। इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसी तरह से सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर भी आपको दिख ही जाएगा क्योंकि मैंने बनाने में थोड़ा टाइम लगा तो आंसर्स मैंने साथ ही साथ ऑप्शन कर दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्देश देता है, यानी कि राज्य को कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जो 86वां संशोधन में, ये राज्य को जो है ऑर्डर देता है कि अनिवार्य शिक्षा जो है बच्चों को देना है 6 साल से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पुरानी 10+2 संरचना को किस शैक्षणिक पाठ्यचर्या की संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका भी आंसर होगा बी। यहाँ पे जो है 5+3+3+4। याद रखिएगा 5 जो है पांचवा जो है फाउंडेशनल स्टेज है, उसके बाद ये प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके बाद ये जो है मिडिल स्टेज है, उसके बाद ये जो है सेकेंडरी स्टेज है। इस तरह से बांटा गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अगला प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में समान विद्या प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम का अवधारणा सबसे दृढ़ता से समर्थन किस आयोग ने किया था। कौन सा आयोग था जिसने कॉमन स्कूल सिस्टम का बहुत ज़्यादा जोर दिया था लागू करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो 1964 से 1966 के बीच में आया था, इसमें जो है समान कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात किया गया था। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनईपी 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने वाले मॉडल स्कूलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफएसई 2023 स्कूली शिक्षा को एनईपी 2020 के मेल खाते हुए कितने चरणों में विभाजित करती है। तो इसका भी आंसर होगा बी 4 चरणों में। अगला प्रश्न नंबर 6 है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम 1993 के तहत शिक्षा की मानकों की देखरेख करने के लिए कौन सा निकाय अनिवार्य है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 के प्रत्येक स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी कमेटी के गठन का आदेश देता है, जिसमें माता पिता या अभिभावकों का अनुपात कितना होना चाहिए। तो इसमें 2/3 होना चाहिए, 2/3 जो है होना चाहिए। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा संकेतों यूडाइस प्लस को ट्रैक करने, डेटा एनालिटिक्स और शासन के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा एकीकृत बैकएंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन है प्रबंध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी के तहत हाल ही स्थापित परख मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है। परख का कार्य करने का रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण और आकलन निकाय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को डिजाइन करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका ऑप्शन बी है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं
प्रदान करना। अगला प्रश्न है, किस नेतृत्व शैली की विशेषता व्यक्तिगत ध्यान, बौद्धिक उत्तेजना, प्रेरणादायक प्रोत्साहन और आदर्श प्रभाव है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनकारी नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अगला प्रश्न है, संस्थागत योजना में SWOT विश्लेषण आंतरिक ताकत और कमजोरियों के साथ साथ बाहरी पहलुओं का मूल्यांकन करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, अवसर और खाते, अपॉर्चुनिटीज एंड खतरे। अगला प्रश्न है, किसी शैक्षिक संस्थान के कुल गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन TQM मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार और हितधारकों की संतुष्टि। स्कूल सेटअप में वितरित नेतृत्व, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक नेतृत्व, जहां प्रशासनिक निर्देशात्मक भूमिकाएं स्टाफ सदस्यों के बीच साझा की जाती है। अगला प्रश्न है, स्कूल क्लाइमेट स्कूल कल्चर से इस मायने में भिन्न है कि क्लाइमेट आमतौर पर किसे संदर्भित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक आधार पर सामूहिक रूप से अनुभव किया जाने वाला वर्तमान मनोवैज्ञानिक और सामाजिक माहौल। अगला प्रश्न है, किसी शैक्षणिक संस्थान में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च मुख्य रूप से क्यों शुरू किया जाता है? तो इसका उत्तर नंबर बी, तत्काल स्थानीय परिचालन या कक्षा स्तर की समस्याओं को हल करना। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक नेतृत्व के तहत प्रिंसिपल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम वितरण, शिक्षण गुणवत्ता और छात्र सीखने के परिणामों पर सीधे ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न नंबर 18 है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन MBO की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर ड्रकर ने। 19वां प्रश्न है, थॉमस किलमैन संघर्ष मूड साधन के माध्यम से संघर्ष समाधान व्यवहार को किन दो आयामों में मापता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुखरता और सहयोग की भावना, एसर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस। अगला प्रश्न है, परिवर्तन प्रबंधन में लेविन का त्रिचरणीय मॉडल चरणों का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, मूविंग और रिफ्रीजिंग। प्रश्न 21 है, सामान्य वित्तीय नियम GFR 2017 के तहत जेम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किए बिना किसी मूल्य तक के सामान खरीदे जा सकते हैं। किस मूल्य तक सामान खरीदे जा सकते हैं? तो इसमें पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 50,000 रुपये तक। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक समय में अधिकतम अर्जित अवकाश EL कितना जमा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 300 दिन तक का जो है EL हम लोग जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, CCS आचरण नियम 1964 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को अचल संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान की रिपोर्ट तब करनी होगी जब उसका मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 महीने का मूल वेतन। ऑप्शन 24 है, CCS वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1965 के किस नियम के तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
नियम 10 के तहत हम लोग जो है उसको निलंबन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गैर उपभोग्य नॉन कंज्यूमेबल और स्थायी संपत्तियों को दर्ज करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान में अनिवार्य रूप से कौन सा रजिस्टर रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी गैर उपभोग्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, नियमित बजट पारित होने तक अल्प अवधि के लिए सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए दिया जाने वाला विशेष अनुदान। अगला प्रश्न है, जीएफआर 2017 के तहत किस मूल्य तक के सामान खरीद के लिए समिति निविदा पूछताछ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अपनाई जा सकती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख तक। अगला प्रश्न है, सरकारी खरीद में संक्षिप्त नाम पीएसी का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं, सीसीए नियम 1965 के तहत लघु दंड माइनर पेनल्टीज में क्या शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपलसरी रिटायरमेंट जो है ये शामिल नहीं है। बाकी सेंसर, पड़ी निंदा शामिल है, सरकार को हुए किसी भी वित्तीय नुकसान के पूरे या हिस्से के वेतन के वसूली या वेतन वृद्धि को रोकना, ये जो है माइनर पेनल्टीज में शामिल है। बाकी कंपलसरी रिटायरमेंट शामिल नहीं है। प्रश्न अगला है, कार्यालय प्रबंधन में किसी फाइल पर नोटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा बी, किसी मामले के निपटान, उसके पिछले इतिहास का पता लगाने और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए फाइल पर लिखी गई टिप्पणियां। प्रश्न 31 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार अमूर्त सोच का और काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की क्षमता किस चरण के दौरान उभरती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ले वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेपी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किस पर जोर देती है? तो इसका उत्तर होगा बी, सामाजिक संपर्क और अधिक जानकार अन्य द्वारा प्रदान की जाने वाली पार को, स्कैफोल्डिंग को। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग मुख्य रूप से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को संशोधित करने और निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान छात्र के सीखने को बढ़ाने के लिए रचनात्मक प्रक्रिया फॉर्मेटिव फीडबैक दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण ऐसा है जो बार बार माप करने पर लगातार समान या स्थिर परिणाम देता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अगला प्रश्न है, ब्लूम का वर्गीकरण एंजर्स और क्राथवाहल द्वारा संशोधित संस्करण निचले से उच्च क्रम तक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को कैसे व्यवस्थित करता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, निर्माण करना। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में स्थानिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गतिकी, भाषाई, तार्किक, गणितीय के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, अंतरावैयक्तिक और प्रकृतिवादी, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है?
इसका उत्तर होगा निरंतर फीडबैक प्रदान करने के लिए छात्र की सीखने की प्रगति की लगातार निगरानी करने हेतु डिजाइन किया गया है। रचनावादी शिक्षण सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी यह मानता है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान इसके लिए ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या मूल रूप से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा उचित ऑप्शन नंबर बी उचित संरचनात्मक सहायता के साथ मुख्य धारा की कक्षाओं में नियमित साथियों के साथ विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 शिक्षा में पार या मचान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा बी एक शिक्षक द्वारा छात्र को दी जाने वाली अस्थायी निर्देशात्मक सहायता जिसे स्वतंत्रता बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम किया जाता है। प्रश्न 41 है स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाला भारत की राष्ट्रीय मूक्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मंच कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर ए स्वयं। प्रश्न 42 है भारतीय स्कूली पारिस्थितिकी तंत्र दीक्षा मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम से जुड़ी ई सामग्री के साथ शिक्षकों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना। प्रश्न 43 है साइबर सुरक्षा शब्दावली में फिशिंग किसे संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर होगा लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा को चुराने के लिए वैध संस्थानों के रूप में मुखौटा बनाने वाले साइबर अपराधियों द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण प्रयास। प्रश्न 44 है भारत में डिजिटल शासन पहलों जैसे मार्कशीट के साथ कौन सी क्लाउड स्टोरेज यूटिलिटी मूल रूप से एकीकृत है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजी लॉकर। प्रश्न 45 है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उपकरण श्रेणी के अंतर्गत चैट जीपीटी या इसी तरह के बड़े भाषा मॉडल मोटे तौर पर किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर होगा जेनरेटिव एआई के। प्रश्न 46 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कौन सी धारा पहचान की चोरी या साइबर धोखाधड़ी को दंडित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 66C। प्रश्न 47 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल के बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए जो बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड होना चाहिए। प्रश्न 48 है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल टीचर्स अवार्ड भारत में किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न 49 है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30:1 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न है भारत में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री निर्माण हेतु केंद्रीय मंच का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ई पाठशाला। आप सब जो है जुड़े रहिए अगले पार्ट के लिए और साथ ही साथ चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचे। ऐसे ही वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी बता दीजिए, मैं उस तरह का बनाऊँ।